नमस्कार। स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल धन्यवाद। पर। डॉक्टर साहब, इन दिनों गाठिया की समस्या बहुत एक आम समस्या बनती जा रही है। तो गाठिया क्यों होता है, इसके क्या कारण है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि गाठिया कैसे हम पकड़े जो मुझे गाठिया हो गया है। गठिया, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं, तो किसी भी जॉइंट की सूजन को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जो आर्थराइटिस होती है या जिसको गठिया बोलते हैं हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का मतलब होता है जो कि आपकी ब्लड में है, जो कि जेनेटिक होती है, जो कि आपको अपने एंसेस्टर्स के थ्रू मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। दूसरा होता है नॉन इन्फ्लामेटरी, मतलब कि उम्र के बढ़ने के कारण होती है। उम्र तो हर किसी का बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी जॉइंट्स के ऊपर जो चिकनाई की परत, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो कमते रहती है। तो कार्टिलेज की लेयर कमेगी तो क्या होगी, दो बोनी इंड्स एक दूसरे से टच करते हैं तो इस तरह का पेन, इन्फ्लामेशन, डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो गठिया बेसिकली दो तरह का, एक होता है इन्फ्लामेटरी, जिसका कि एग्जाम्पल हो गया रूमेटॉइड, जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह, और जॉइंट्स भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। एक होता है नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो एक जेनेटिक बीमारी है, एक नॉन जेनेटिक बीमारी होती है। एक होती है जन्म से होती है, एक का असर आने में कुछ वक्त लगता है, 40-45 ईयर से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं होना। तो ये दो वैरायटी होती है गठिया की। हाँ, कैसे, आपने पूछा कि कैसे पहचानें कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड वगैरह के लक्षण होते हैं, आपको सबसे पहले होगा कि स्मॉलर जॉइंट से स्टार्ट होती है। वो शरीर के जो छोटे छोटे जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियां, पैर के जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको सुबह सुबह अकड़न लगेगी। सुबह उठेंगे तो उंगली खोलने में दिक्कत लगेगी, यहाँ से स्टार्ट होती है। और उसके बाद शरीर के सारे जोड़ों में आपको लगेगा कि स्टिफनेस हो रही है, मल्टीपल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। ये सब चीज़ें आपको इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस की तरह। जहाँ तक नॉन इन्फ्लामेटरी यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है, इसका असर सबसे ज़्यादा आपके घुटने पर पड़ता है। क्या होता है, आपको फर्स्ट साइन होती है, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, उठते हैं तो आपको पेन होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको पेन होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो रही हैं तो यू शुड कंसल्ट अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से जाकर मिलें और उनसे उचित सलाह लें। तो अगर अर्ली स्टेज में हम लोग इसको पिक कर लिए तो बिल्कुल ही आसानी से ये कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ दवाइयों से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, गठिया में मेनली लोग कहते हैं जो नहीं टाइम समय पर इलाज नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरी होती है। जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसकी नौबत ना आए जी, तो इसके लिए क्या करना नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हर गठिया का इलाज रिप्लेसमेंट नहीं है, प्लीज़, इट्स अ मिथ, ठीक है ना। अगर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे पब्लिक में, हमारी जनता में इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। सीधे सीधे ऑपरेशन ही किसी चीज़ का समाधान बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेटर स्टेज पे अगर वो, क्योंकि ये चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, ये बात एकदम समझ जाइए। जो जॉइंट का जो भी डैमेज होती है वो इरिपेरेबल होती है, क्योंकि कार्टिलेज आप नहीं ला सकते हैं। अगर एक बार आपका कार्टिलेज चला गया, यू विल हैव टू ऑपरेट इट। तो कैसे इसकी नौबत ना आए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में आपको मालूम चल रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो जाकर अपनी जांच करवाएं कि हाँ मुझे किस तरह का गठिया हो रहा है। अगर है तो, अगर लग रहा है कि हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं। उस दवाइयों का अगर सेवन किया जाए तो बीमारी को उसी स्टेज पर आपको रोक देता है, उस बीमारी को आगे बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है तो प्रॉपर एक्सरसाइजेस से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रुप आपको नीचे बैठने से बचना चाहिए। घर में आलती पालती मारकर बैठें नहीं, नीचे इंडियन टॉयलेट का यूज़ ना करें, कमोड का यूज़ करें, और कोशिश करें कि अपने घुटने से नीचे की किसी भी चीज़ की हाइट पर ना बैठें। जैसे चेयर पर बैठ गए, स्टूल पर बैठ गए, सही है। इससे नीचे जैसे मछिए पीढ़े पर ना बैठे, मीन्स अपनी नी को मोर देन 90 ना मोड़ें। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, अगर ये आगे बढ़ गया, आपकी जॉइंट्स में रेगुलर पेन होने रहती है, ट्राई कंपार्टमेंटल अर्थराइटिस, मतलब कि घुटने का 3 पार्ट, एक मीडियल पार्ट, एक लैटरल पार्ट, एक एंटीरियर पार्ट, अगर तीनों पार्ट में आपको पेन हो रही है, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है जॉइंट्स का टेढ़ापन। आप नॉर्मली देखिएगा जॉइंट्स सीधे रहते हैं घुटने, कुछ लोगों का अगर देखिए घुटना अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग वेरस डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। कुछ लोगों का बाहर, यानी कि वैल्गस डिफॉर्मिटी। तो इस तरह का पेन
और डिफॉर्मिटीज अगर हो जाती हैं फिर उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं विथ एक्सरसाइजेज एंड मेडिकेशंस, फिर आपको सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। सर्जरी भी सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, सर्जरी के भी बहुत सारे विधाएं हैं। अगर आपका अर्ली स्टेज जैसे कि लेस देन 50 ईयर्स में अगर हो रही है और सिर्फ आपके जॉइंट्स का एक पार्ट खराब हो रहा होता है तो हम लोग उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाई टिबल ऑस्टोमी कहते हैं, मतलब घुटने को जो टेढ़े हो गए हैं एक ऑस्टोमी कर एक प्लेट लगाकर सीधा कर देते हैं ताकि आपकी जॉइंट स्ट्रेट रहे और आपको आगे फ्यूचर में जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। और अगर एक ही पार्ट का होता है, चेंज भी करना होता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर तीनों पार्ट जॉइंट के सारे पार्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फिर हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट का सहारा लेते हैं। डॉक्टर साहब ये भी मिथ है कि रिप्लेसमेंट जो है जॉइंट का रिप्लेसमेंट वो सफल नहीं होता है। जैसे कहा जाता है वाजपेयी जी के नी नहीं सब मतलब ऑपरेशन सफल रहा तो आम आदमी कैसे सफल होगा, उन्होंने भी अपना नी का ऑपरेशन एम्स में करवाया था। तो आप ये हमारे दर्शकों को बताएं जो ये कितने % तक सफल माना जाए, कितने % तक नहीं माना जाए। देखिए आपने इसका आंसर खुद ही दे दिया कि एक मिथ है ये, तो ये मिथ का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने लोगों को समझा पाइएगा। और मैं हमेशा इस बात को हर पेशेंट को समझाता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो भी बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते थे कि वाजपेयी जी का नहीं चला तो मेरा क्या चलेगा। वाजपेयी जी का ऑपरेशन एम्स में नहीं हुआ था, वाजपेयी जी का ऑपरेशन ब्रीच कैंडी मुंबई में हुआ था, 1998 में हुआ था। करने वाला दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था और अभी भी ही इज़ स्टिल द बेस्ट, ही इज़ माई टीचर रानावत सर, उन्होंने किया था ऑपरेशन। देखिए समस्या क्या है, वाजपेयी जी का ऑपरेशन किया गया था। आप अगर आज मोबाइल हर किसी के पास है, 1998 के बाद आप मोबाइल में यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब में डालिएगा वाजपेयी जी फ्लैग होस्टिंग एट 1499 2000 2001 2, यू विल गेट द वीडियोस। यानी कि चल कर गए होंगे तभी झंडा फहराए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, क्या किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। वाजपेयी जी डिस्पाइट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ही वाज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज, उनको किडनी की समस्या थी। ही डेवलप्ड अल्जाइमर्स डिजीज, ही वॉज ए पेशेंट ऑफ पार्किंसंस। तो इन समस्याओं के कारण जो उनकी नर्व की डिसऑर्डर हुई, इसके कारण उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, घुटने के कारण उनको दिक्कत नहीं हो रही थी। तो लोगों को ये लगता है कि अगर चल रहे हैं कुछ दिक्कत हो रहा है घुटना ऑपरेशन करवा लेंगे हम भागने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपसे घुटने का ऑपरेशन कर घुटने के दर्द से समस्या मिल सकती है, निजात पा सकते हैं, लेकिन जो स्पीड होती है चलने की वो तो ब्रेन डिसाइड करता है ना। तो वाजपेयी जी को पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स डिजीज थी, इसके कारण उनको चलने में, आप देखते होंगे वाजपेयी जी की चलने की स्पीड थी बहुत स्लो थी, ठीक है ना, स्टेज पे जाते थे तो बहुत स्लोली चलते थे, वो पार्किंसंस की सिम्टम थी उनको, तो इसके कारण उनको दिक्कत हुई। ऐसा नहीं था कि घुटने के ऑपरेशन के कारण कोई दिक्कत हुई। और ये इसके जहाँ तक सक्सेस की बात है, ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी मानी गई है पूरे वर्ल्ड में। अभी एक अमेरिकन एकेडमी हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं, उसका एक मीटिंग था, उसमें बोला गया कि 3 सर्जरी मानी गई है पूरे वर्ल्ड में जो कि बेस्ट, सबसे अच्छी रिजल्ट मानी गई है। एक कैटरैक्ट, एक बाईपास सर्जरी और तीसरा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानी गई है। हाँ, नथिंग इज़ 100%, कोई भी चीज़ 100% वर्ल्ड में नहीं हो सकती है। 1-2% की चांसेस हर किसी में रहती है और फेल्यूर की चांसेस सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होती है, इम्प्लांट ही नहीं होती है, पेशेंट खुद भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी सर्जरी को सक्सेसफुल 3 चीज़ें मिलकर बनाती हैं। वन द डॉक्टर हिमसेल्फ, अनदर इज द इम्प्लांट, जो आप कैसा उसमें सामान लगाते हैं वो, और तीसरा द पेशेंट हिमसेल्फ। ऑल दीज 3 हैज़ टू बी गुड टू गेट अ गुड रिकॉर्ड, मतलब कि अच्छा उसका आउटकम तभी मिल पाता है जब तीनों चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे लोगों में गठिया क्यों और कैसे होता है और इसका क्या इलाज है, जॉइंट रिप्लेसमेंट किस हद तक सफल माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान, डॉक्टर साहब ने जो चीज़ बताया, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ही नहीं आएगी और आप बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक्स और कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।